हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। रोहित अपने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था। रोहित आज जल्द से जल्द अपना काम खत्म कर लेना चाहता था, क्योंकि आज उसने अनिका के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया था। रोहित ने उसकी सारी ही इंस्ट्रक्शन पहले ही चिराग मेहता को दे दी थी। उसने अपने अकॉर्डिंग और अनिका के अकॉर्डिंग जैसे भी रोहित को जो कुछ भी चाहिए था, उसने पहले से ही चिराग मेहता को सारी अपडेट दे दी थी। और चिराग मेहता भी रोहित की ये बात सुनते ही अपने काम में लग गया था। शाम का वक्त हो चुका था, शाम के 7 बजने वाले थे। तभी रोहित चिराग मेहता के पास कॉल करता है। चिराग मेहता जैसे ही देखता है कि उसके फ़ोन पर रोहित मारवा का नंबर फ्लैश हो रहा है, तो वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और कहता है, जी सर, क्या आपको कुछ काम था? तभी रोहित कहता है, चिराग, मैंने तुम्हें दोपहर में एक काम दिया था, क्या वो हो गया है? रोहित की बात सुनकर अब चिराग कहता है, ऑल डन सर, मैंने आपके कहे अनुसार सब कुछ पहले से ही अरेंज कर दिया है। आपको इस बारे में कोई भी तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप मैंने जो भी अपनी तरफ से अरेंजमेंट किए हैं, आपको और अनिका मैडम को दोनों ही वो अरेंजमेंट पसंद आएंगे। चिराग मेहता की ये बात सुनने के बाद अब रोहित कहता है, ओके, और रोहित अपनी तरफ से अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी रोहित फिर से अपना फ़ोन उठाकर अनिका के लिए एक मैसेज छोड़ देता है। इधर मारवा हाउस में शाम हो चुकी थी, अनिका तैयार हो रही थी। तभी अनिका के फ़ोन पर उसका एक मैसेज नोटिफिकेशन आता है। मैसेज की बीप सुनने के बाद ही जैसे ही अनिका उस मैसेज को चेक करती है, तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि यह मैसेज किसी और का नहीं बल्कि रोहित मारवा का था। रोहित मारवा के मैसेज को पढ़ते ही अब अनिका मंद मंद मुस्कुराने लगती है। मैसेज में लिखा था, अनिका जल्दी से तैयार रहना, और हाँ, मैंने अलमीरा में एक बॉक्स रखा है, उसको खोल कर देखना उस बॉक्स में क्या है, और वो तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। रोहित का ये मैसेज पढ़ने के बाद अब अनिका झट से उठती है और वो अपने अलमीरा को खोलकर देखती है, तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा एक बॉक्स रखा हुआ था। अनिका बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ उस बॉक्स को उठाती है और वो निकालकर बेड पे बैठकर जैसे ही उस बॉक्स को खोलने लगती है, तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्टी गाउन रखा हुआ था। ये गाउन दिखने में तो काफ़ी सिंपल सा था, लेकिन इसका जो डिज़ाइन था वो काफ़ी ही यूनिक था, जो कि किसी डिज़ाइनर ने खास इस ओकेज़न के लिए बनाया था। अनिका जब उस गाउन को देखती है, तो अनिका की भी नज़र उस गाउन से नहीं हट रही थी। तभी क्योंकि आज तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो रोहित की दी हुई अनिका को पसंद नहीं आई हो। कहीं ना कहीं रोहित भी अनिका की पसंद को अच्छे से जानता था। अनिका अब मंद मंद मुस्कुराती है। वो थोड़ी सी हैरान भी होती है कि आखिर रोहित इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे कर लेता है। वो अब शीशे के सामने खड़ी होती है, अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप करती है। वो अपने बालों को खुला छोड़ के बस सिर्फ एक पिन से उन्हें सेटअप करती है। और रोहित ने जो ड्रेस उसके लिए एक सरप्राइज के रूप में अलमीरा में रखी थी, वो उस ड्रेस को पहनने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। अनिका जैसे ही अपने कमरे से निकलने के लिए तैयार होती है, जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है, तो देखती है कि उसके तीनों बच्चे ही उसके दरवाजे के बाहर से गुजर रहे थे। जैसे ही तीनों बच्चों की नज़र अपनी माँ के ऊपर जाती है, तो वो एकदम से उनकी आंखें सरप्राइज के साथ खुल जाती है और अचानक से ही उनके मुंह से निकलता है, वाओ मॉम। तभी अनिका कहती है, क्या हुआ, तुम लोग इतने सरप्राइज क्यों हो? तभी रिया कहती है, ट्रस्ट मी मॉम, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। अनिका रिया की ये बात सुनकर उसे एक स्माइल पास करती है। तभी आर्यन और अलेक्जेंडर भी अनिका के दोनों हाथों को पकड़कर कहते हैं, मॉम, हम आपको बता नहीं सकते आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं, क्या आप कहीं जा रही हैं? तभी अनिका कहती है, हाँ, मैं बस किसी काम से बाहर जा रही हूँ। तभी तीनों बच्चे ही काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं, लेकिन इतना सज धज के? तभी अनिका के चेहरे पर एक बलस आ जाता है। तभी समझने को तो तीनों बच्चे ही समझ आते हैं, लेकिन रिया चुप नहीं रहती और वो कहती है, क्या आप आज डिनर पर जा रही हैं? क्या डैड ने आपके लिए कुछ प्लान किया है? रिया की ये बात सुनकर एकदम से अनिका चौंक जाती है कि रिया ने उससे डायरेक्टली ही वही क्वेश्चन कर दिया था जिसका आंसर वो उसे नहीं देना चाहती थी। तभी
अनिका भी हल्के से अपना सिर हिलाती है। अब तीनों बच्चे समझ जाते हैं और कहते हैं ओके मैम, ओके मॉम, आई थिंक यू आर गेटिंग लेट, यू हैव टू गो। तभी तीनों बच्चे ही अनिका को बाय कह देते हैं और अनिका भी अब वहां से निकल जाती है। अनिका आज अपनी गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रही थी। रोहित ने अनिका के मैसेज पर जो जगह भेजी थी वो दिल्ली से कहीं 1 घंटे की दूरी पर थी। ये जगह कोई एक जंगल के बीचों बीच एक कांच का बना हुआ ग्लास हाउस था। अनिका काफी एक्साइटमेंट के साथ गाड़ी रोड पर दौड़ा रही थी। तभी गाड़ी रुकती है क्योंकि अनिका अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी थी। अनिका उतरती है तो वो सामने देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। अनिका के सामने एक बड़ी ही बहती हुई नदी दिखाई दे रही थी, जिसमें चांद की रोशनी में वो नदी का पानी बहुत ही चमक रहा था। उस चांद की चमकीली रोशनी में जुगनू जैसी सूरज की पहली किरणों की चमक लिए आसमान में वे जुगनू उड़ रहे थे। तभी अनिका अपनी नजरें उठाकर देखती हैं कि उसी नदी के एक साइड वहां पर रोहित खड़ा हुआ था। अनिका रोहित को देखते ही उसके अनिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। साथ के साथ अनिका उन जुगनुओं की चमक से ऐसे लग रही थी जैसे अनिका को उन जुगनुओं की चमक ऐसे लग रही थी जैसे वो आसमान से तारे तोड़कर सीधे जमीन पर आ गई हो। अनिका के सामने ऐसा नजारा था जैसे वो धरती से सीधा जन्नत में आ गई थी। ऐसी खूबसूरती उसने बस स्वाति मल्होत्रा के जंगल में देखी थी, जब दमयंती देवी ने अनिका को किडनैप कर लिया था और अनिका दमयंती देवी के किले से भाग निकली थी। तो उसकी कुछ सिपाहियों ने उसे कुछ पॉइजन तीर मार दिए थे, जिसकी वजह से स्वाति मल्होत्रा ने आकर अनिका को उस दलदल में फंसने के बाद बचाया था और वो उसे अपने जंगल में लेके गई थी। उस जंगल में भी बिल्कुल ऐसा ही नेचुरल ग्लो था और जो अनिका को कहीं ना कहीं बहुत ही मनमोहक लग रहा था। और ऐसा ही मनमोहक नज़ारा उसे आज यहाँ पर महसूस हो रहा था, क्योंकि बचपन से ही अनिका प्रकृति से काफ़ी जुड़ी हुई थी। अनिका को फूल पौधे बहुत ही पसंद थे। अनिका इतनी सारी खूबसूरती को देखते देखते धीरे से रोहित मारवा के पास जाती है और रोहित को कहती है थैंक यू मिस्टर मारवा, इतना अच्छा सा सरप्राइज देने के लिए। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मुझे कितना पसंद आया और ना ही मैं इसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अनिका की आंखों में चमक देखकर कहीं ना कहीं रोहित को भी एक खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि अनिका की आंखें उस नज़ारे को देखकर एकदम से चमक रही थी। उसके होठों पर खूबसूरत सी एक मुस्कुराहट थी जो रोहित को घायल करने के लिए काफ़ी थी। उस नदी के किनारे खिले हुए रंग बिरंगे फूलों की तरह अनिका का चेहरा भी एकदम से खिल उठा। ना चाहते हुए भी अनिका उन जुगनुओं को देखकर उन्हें छूने के लिए अपने हाथों को आगे करके धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगी। अनिका 2-3 कदम ही आगे गई थी कि उसकी उंगली पर एक जुगनू आ बैठी। उस जुगनू की चमकती रोशनी में अनिका के दूध जैसे गोरे रंग पर पड़ते ही अनिका का चेहरा एकदम सोने की तरह चमकने लगा, जिसे देखकर रोहित भी कहीं ना कहीं कायल हुआ जा रहा था। इधर रोहित दूर खड़ा होकर अनिका को बस देखता ही जा रहा था। अनिका के चेहरे की चमक, उसके होठों पर खिली हुई मुस्कुराहट, उसकी झपकती हुई पलकें, उसका वो बिल्कुल गोरा रंग जो कहीं ना कहीं रोहित को बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। अनिका उन जुगनुओं का पीछा करते हुए नदी के बेहद ही करीब आ गई थी, लेकिन अनिका को उसका ख्याल तक नहीं था, क्योंकि जैसे ही अनिका ने उस जगह को देखा तो वो चांद की रोशनी में घुली जुगनुओं की पीली रोशनी, नदी का बहता चमकता पानी, आसमान में दूर चमक रहे खूबसूरत चांद से ये सब देखकर कहीं ना कहीं अनिका मंत्रमुग्ध हो गई थी। अनिका को ये भी होश नहीं था कि उसके पैर किस साइड जा रहे हैं। उसकी थकान, उसके दर्द, उसकी परेशानियां, वो सब इन पलों में कहीं ना कहीं अनिका भूल चुकी थी। अनिका को आज इसे खूबसूरत नज़ारे के सामने सब कुछ फीका फीका लग रहा था। अनिका अपने कदम ऐसे ही आगे बढ़ाई जा रही थी, लेकिन अनिका को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन रोहित की नज़र तो पहले से ही अनिका के ऊपर ही थी। जैसे ही रोहित को आभास हुआ कि अनिका ने अगर 1-2 कदम और भी आगे बढ़ाए तो शायद वो नदी में भी जाकर गिर सकती है, तभी जल्दी से रोहित ने भागते हुए अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। रोहित के एकदम से ऐसे खींचते ही अनिका एकदम से हैरान हो जाती है और एकदम से उसकी आंखें पूरी खुल जाती है और वो रोहित से पूछती है क्या हुआ मिस्टर मारवा, आपने अचानक से मुझे ऐसे क्यों खींचा। तभी रोहित बिना कुछ कहे उस तरफ देखने लगता है। रोहित की आंखों का पीछा करते हुए अनिका भी उस तरफ देखती है तो अनिका को आभास होता है कि वो इस नज़ारे में इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी कि अभी वो नदी में भी गिर सकती थी। तभी उसकी तरफ देखकर अनिका कहती है थैंक यू मिस्टर मारवा, मुझे बचाने के लिए। अब रोहित कहता है क्या अनिका बार बार मुझे क्यों थैंक यू कर रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तो सिर्फ
तो क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तुम जो कुछ भी डिजर्व कर रही हो करती हो, मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूँ और तुम्हें खुश रखना मेरा फर्ज है, बिकॉज यू आर माई लकी चार्म। अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है, वो देखो। अनिका ये बोलकर रोहित से थोड़ी दूर हुई और ऊपर चांद की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोली, वो चांद यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तभी रोहित, जो अब तक अनिका की खुशी को देखकर मंद मंद ही मुस्कुरा रहा था, वो अब इस तरह से अनिका को खुद को करीब करते हुए बोला, हाँ चांद तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन शायद उस चांद में भी कहीं ना कहीं कोई तो दाग है, लेकिन यहाँ जो मेरा चांद खड़ा है वो तो जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत है और मेरे चांद में तो कोई दाग भी नहीं है। रोहित की ऐसी रोमांटिक सी बातें सुनकर अब अनिका के चेहरे पर अब और भी ज्यादा स्माइल आ जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। अब रोहित पीछे से अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी ठुड्डी को उसके कंधे पर रखकर उसे साइड से किस कर देता है। रोहित के ये शब्द, उसकी ये छुअन, ये सर्द बहती हुई हवाओं में उसके बाहों की गर्माहट महसूस करके कहीं ना कहीं अनिका का दिमाग जैसे सुन पड़ गया था। उसके दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया था। रोहित की गर्म सांसें वो अपनी गर्दन पर अच्छे से महसूस कर पा रही थी। रोहित अपनी ठुड्डी को उसके कंधे से हटाकर अपनी गर्म सांसों को उसके कानों में छोड़ते हुए बिल्कुल ही धीमी आवाज में बोला, अनिका कितना रोमांटिक है ना ये सब, दूर दूर तक फैली ऐसी सर्द चांदनी और हम दोनों बिल्कुल अकेले, यूं ही एक दूसरे से लिपटे हुए। रोहित की ये बातें सुनकर अनिका का गले को सूखा सूखा सा लग रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी सरसरी हो रही थी। अनिका कुछ पल के लिए तो ऐसे ही चुपचाप खड़ी रही और उस नज़ारे का आनंद लेती रही, लेकिन फिर उसने मुड़कर रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, मुझे लग रहा है हमारी शादी को जितने दिन बीतते जा रहे हैं आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होते जा रहे हैं। अनिका की ये बात सुनकर रोहित मुस्कुराते हुए अनिका की कलाई थामकर नदी के किनारे कुछ दूरी पर ले जाता है और एक जगह आकर वहां पर बैठ जाता है। अनिका भी रोहित के को वहां बैठते देखकर हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी। वो जाकर भी तभी रोहित अनिका की कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने पास बिठाते हुए कहता है, देखो यहाँ से अनिका ये नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। अनिका ने जब रोहित की नज़रों का पीछा किया तो उसकी नज़र सामने पड़ी। वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे चांद आसमान से नीचे उतर कर आ गया हो। वहाँ की खूबसूरती ऐसी थी जो शायद किसी ने भी ना देखी हो। तभी अनिका मुस्कुराई और वो चांद को देखते हुए बोली, मिस्टर मारवा, आप यहाँ कब कब आते हैं? क्योंकि हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इस जगह पर मैं पहली बार आई हूँ। अनिका का ये सवाल सुनकर रोहित भी थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गया। अभी वो थोड़ा सा चुप होने के बाद फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कभी शादी से पहले यहाँ पर आया करता था जब कभी भी मैं उदास होता था या कभी मुझे शांति की ज़रूरत होती थी या कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो मैं लेने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रहा हूँ, तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आया करता था। लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मुझे इस जगह पर आने की कभी मुझे इस जगह की याद ही नहीं आई, क्योंकि तुम्हारे साथ बीता हुआ मेरा हर पल इतना ही खूबसूरत है जितना मैं बता भी नहीं सकता। तुम खुद ये अंदाजा लगा सकती हो, तुम्हारे साथ हर बीता हुआ पल मेरा इतना ही खूबसूरत था जितना आज यहाँ का ये नज़ारा है। रोहित की ये बात सुनकर कहीं ना कहीं अनिका समझ जाती है कि रोहित का प्यार दिन पर दिन अनिका के लिए बढ़ता ही जा रहा था, और जो सोचकर ही अनिका मंद ही मंद मुस्कुराई जा रही थी। अनिका की खुशी का आज कोई भी ठिकाना नहीं था। रोहित की ये बात सुनकर कहीं ना कहीं अनिका को भी अच्छा लग रहा था। इस खुले आसमान में चमकते तारों के नीचे दो धड़कते दिल चुपचाप से ऐसे ही एक दूसरे के दिल की आवाजें सुन रहे थे। तभी रोहित पीठ के बल अपने दोनों हाथों को सिर के नीचे रख करके लेट जाता है। उसी के बगल में अब अनिका भी लेट जाती है और वो दोनों लेटे हुए ऊपर चमचमाते हुए तारों को बड़ी ही खामोशी के साथ देखते रहते हैं। इसी ठंडी हवाएं और चमकते जुगनुओं के बीच बहते पानी का शोर सुनकर अनिका ने एक बार फिर से धीरे से कहा, रोहित, हमारी लाइफ में भी इस नदी की तरह कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी जिंदगी के हर बुरे चीज को हमसे बहुत दूर कर दे, हमारी हर खुशी में हमारा साथ दे। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को काफ़ी ही लकी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इस हर चीज़ के लिए तुम मेरी लाइफ में हो।
मिस्टर मारवा इस सब के लिए बहुत ही थैंक यू, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए और मुझे हर कदम पर एक से एक रोमांटिक सा सरप्राइज़ देने के लिए। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो झट से अनिका के ऊपर आ जाता है और वो अनिका को किस करने लग जाता है। रोहित के अचानक ऐसे करते ही अनिका एकदम से कहती है, क्या है मिस्टर मारवा, ये सब आप क्या कर रहे हो यहाँ खुले में? तभी रोहित कहता है, अनिका यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है, तुम दूर दूर तक देख सकती हो अगर तुम्हें कोई भी यहाँ पर नजर आए तो। यहाँ पर रोहित की बात तो ठीक थी, लेकिन अनिका को न जाने क्यों अनिका ने फिर भी कहा, नहीं मिस्टर मारवा, यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कृपया आप मेरे ऊपर से उठिए। अनिका की बात सुनकर भला रोहित कैसे मना कर सकता था। रोहित तभी के तभी वहाँ से उठ जाता है। हालांकि अनिका के बदन से उठ रही बेनी खुशबू रोहित को बेकाबू करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन रोहित ने मन मारते हुए रोहित अब खड़ा हो जाता है। रोहित के एकदम से ऐसे अचानक से उठने पर अनिका को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर अनिका को अपनी गलती का एहसास होता है। तब अनिका भी खड़ी होती है और रोहित से पूछती है, सॉरी मिस्टर मारवा, मेरा ये मतलब नहीं था। कहीं ना कहीं रोहित भी अनिका की बातों को समझता है। तब रोहित अनिका से कहता है, इट्स ओके अनिका, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी रोहित मुस्कुराते हुए अपने हाथ के इशारे से अनिका को कुछ देखने के लिए बोलता है। अनिका और रोहित के हाथ का इशारे को देखकर उसका पीछा करते हुए उसके हाथ की तरफ देखती है तो वहां पर एक गिलास हाउस बना हुआ था जिसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। चारों ओर पेड़ थे, ऊपर तारों से भरा आसमान और बीच में एक टेबल सजी हुई थी फूलों से। ये टेबल फूलों से सजी हुई थी, उस पर क्रिस्टल वाइन ग्लास से और सफ़ेद सुनहरी लाइट से वहाँ के पूरे नज़ारे को सजाया गया था। तभी अनिका का हाथ पकड़ते हुए रोहित अनिका को उस ग्लास हाउस के अंदर लेके जाता है। वहाँ पर जाते ही अनिका हैरानी से देखती है, अनिका की आंखें चौड़ी हो जाती है। तभी रोहित वहाँ से उस टेबल से एक गुलाब उठाता है और वो धीरे धीरे से अनिका की तरफ बढ़ते हुए कहता है, दिस इज़ फॉर यू अनिका, आई लव यू। रोहित की ये बात सुनकर अनिका का चेहरा पर फिर से वही स्माइल आ जाती है जो कुछ देर पहले थी। कहीं ना कहीं अनिका को रोहित को ऐसे एकदम से डांटने से अपने ऊपर गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन अब अनिका उन सब बातों को भूलकर अब एकदम से अनिका का चेहरा बिल्कुल से खिलखिला जाता है। अब अनिका हैरान होते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, ये सब मेरे लिए। तभी रोहित मुस्कुराते हुए घुटने पर बैठते हुए कहता है, हाँ अनिका, ये सब तुम्हारे लिए। हर दिन तुम्हें पाना मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं है अनिका। आज मैं तुम्हें फिर से हाँ कहने के लिए मनाना चाहता हूँ। क्या तुम फिर से मेरी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा बनोगी? रोहित की ये बातें सुनकर अनिका की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित क्या सच में उससे इतना प्यार करता है। वो तब झुककर तभी रोहित को गले लगा लेती है। रोहित को गले लगाने के बाद अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, ये जगह, ये पल और तुम, ये सब भी बहुत ही अविश्वसनीय है। मुझे कई बार तो ये यकीन भी नहीं होता कि मेरी किस्मत में आप जैसा हम सफ़र मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। हाँ, मैं बार बार आपके इस मैं अपनी पूरी लाइफ, इससे अगली लाइफ में, अपनी हर एक लाइफ में आपको सिर्फ हाँ ही हाँ कहती हूँ। उस टेबल पर डिनर पहले से ही सजाया हुआ था, क्योंकि रोहित के कहे अनुसार चिराग मेहता ने सारा ही अरेंजमेंट पहले से किया हुआ था। हर एक चीज़ जो रोहित और अनिका को वहाँ पर चाहिए थी, हर एक चीज़ चिराग मेहता द्वारा पहले से ही वहाँ पर अरेंज कर दी गई थी। अब हल्की सी सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। तभी वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था। रोहित उस बॉक्स को उठाता है और उस को उठाकर अनिका को देता है। अनिका चौंक जाती है और अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, ये क्या है? रोहित मुस्कुराता है और कहता है, अनिका, तुम ही खोल के देख लो, इसमें वो है जो तुमने कभी चाहा था लेकिन शायद तुम कभी भूल गई थी। अनिका बॉक्स खोलती है। उसके अंदर एक पुरानी डायरी थी जो उसने पुराने गुलेरिया हाउस में लिखी थी जब वो वहाँ पर रहती थी मनाली में, और वो खो गई थी। और उसी के बीच में रखा था एक चैन जिसमें दिल की शेप वाला एक लॉकेट था जो कि डायमंड से बना हुआ था। जब वह लॉकेट खोलती है तो उसके अंदर अनिका और रोहित दोनों की ही शादी की तस्वीर थी। अनिका की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और अब वो हैरान होकर कहती है, मिस्टर मारवा, ये आपको कहाँ मिली? रोहित अब अनिका के आंखों में आंसू देखते हुए अनिका को एकदम से पीछे से जाके हग कर लेता है और कहता है,
तुम्हारी हर छोटी छोटी बात मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है अनिका। याद है जब एक बार हम मनाली गए थे तब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद जब हम उस पुराने गुलेरिया हाउस में गए थे तो वो खंडर हो चुके उस हाउस में मुझे वहाँ पर एक कमरे में तुम्हारी अलमारी में ये डायरी मिली थी जिसे मैं वहां से उठा कर ले आया था और सोचा था जब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी तभी मैं तुम्हें इसे वापस करूंगा। शायद तुम इसे देखकर बहुत ही खुश होगी क्योंकि अनिका ने भी उस डायरी में कहीं ना कहीं अपनी माँ की यादों को लिखा हुआ था। अनिका बचपन से ही अपनी माँ को बहुत ही याद करती थी। इस डायरी में अनिका ने हर एक वो पल, हर एक वो चीज़ अपनी माँ के लिए लिखी थी जो वो बचपन से लेकर अपनी जवानी तक याद करती हुई आ रही थी। अनिका को देखकर अब रोहित कहता है, मैं जानता हूँ अनिका, तुम्हारे लिए ये बहुत ही प्रीसियस है, इसलिए मैंने इस डायरी को बहुत ही संभाल के रखा था और इसीलिए मैंने ये डिनर आज का प्लान किया है ताकि ये सरप्राइज मैं तुम्हें दे सकूँ और मैं तुम्हारी आंखों में वो चमक मैं देख सकूँ जो मैं देखना चाहता था। तभी रोहित अनिका का हाथ पकड़ता है और पीछे से वहाँ पर हल्का हल्का सा वहीं पर ही म्यूजिक बज रहा था। तभी रोहित अनिका को डांस करने के लिए ऑफर करता है। तभी रोहित अपना हाथ अनिका का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है। अनिका भी रोहित के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। अचानक से आसमान में आतिशबाजी छूटती है और उन आतिशबाजी से अनिका हंसती है और रोहित उसके साथ ऐसे ही कपल डांस करता रहता है। उन आतिशबाजियों से जब रोहित अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है तो उसके हाथ का इशारा मिलते ही अनिका भी उसके हाथ को फॉलो करते हुए जब ऊपर आसमान की तरफ देखती है तो अनिका को दिखाई देता है कि वहाँ दो दिल रोशनी से बनाए गए थे इस आतिशबाजी से, जिन्हें देखकर अनिका बहुत ही खुश हो जाती है। इतना सब करने के बाद अब अनिका, क्योंकि अब तक उन दोनों का डिनर भी खत्म हो चुका था और सारे सरप्राइज भी हो चुके थे, तब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि एक सुनसान जगह है, हमें ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए और अब हमें घर चलना चाहिए। बच्चे भी कहीं ना कहीं हमारा वेट कर रहे होंगे। तभी रोहित अनिका की को सुनकर कहता है, नहीं अनिका, अभी तो नहीं, क्योंकि आज रात हम यहीं पर ही रुकने वाले हैं। रोहित की बात सुनकर अब अनिका एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है, मिस्टर मारवाई, आप क्या कह रहे हो? तभी रोहित अनिका को एक इशारा करता है। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए अनिका तब उस साइड देखती है तो उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती हैं। रोहित अब अनिका का हाथ पकड़कर उसे कुछ आगे ले जाता है। कुछ ही दूरी पर से रोहित ने अपने कदम रोक लिए। दोनों के रुकते ही अनिका की नज़र सामने पड़ी। सामने का नज़ारा देखकर एक बार फिर से अनिका हैरान रह गई। सामने एक लग्जरी बेल्ट टेंट हाउस बनाया गया था जो बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। उस पर खूबसूरती से लाइटिंग भी की गई थी जिसमें पिंक रोजेज की लड़ियाँ खूबसूरती से लपेटी गई थी। रेड रोज की पंखुड़ियाँ राहों पर बिछी हुई थी जिसमें अनिका का स्वागत कर रही थी वहाँ पर बिछे हुए ही। अनिका ने अपनी नज़रों को ना चाहते हुए भी उस खूबसूरत टेंट से हटाकर रोहित की तरफ देखा और रोहित से पूछा, रोहित ये सब? तभी रोहित ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी जिसका इशारा था हाँ अनिका, ये सब तुम्हारे लिए। तभी रोहित अनिका की कमर पर अपने हाथों का घेरा बनाते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसे भारी लेकिन अपनी एक अजीब सी नसीली सी आवाज़ में कहता है, तो क्या कहती हो अनिका, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि अब यहाँ पर हमें कोई देख सकता है? तभी रोहित के इस सवाल को सुनकर कहीं ना कहीं अनिका को भी अब एम्बेरसमेंट फील हो रहा था क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसे अनिका ने रोहित को अपने आप से एकदम से दूर किया था, अनिका को फिर से वही बात याद आ जाती है और वो अपनी शर्म से अब अपनी नज़रों को झुका लेती है। रोहित के इस सवाल ने कहीं ना कहीं अनिका के अंदर एक झुनझुनी सी दौड़ा दी थी। अनिका कुछ कहने ही जाती तभी रोहित ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया और सीधे टेंट के अंदर लाकर उसे वहां पर बनाए हुए एक आलीशान से बेड पर अनिका को लेटा दिया। तभी रोहित भी अनिका के साथ ही जाकर बेड पर लेट जाता है। रोहित अनिका के पास लेटकर उसके कंधे पर चूम देता है जिसके चूमने से अनिका का रोम रोम में एकदम से सिहर उठा और उसकी सांसें दोगुनी तेजी से अब बेकाबू होने लगी थी। रोहित अनिका के कंधे पर अपना होठ इस तरह रखकर गहरी सांस लेने लगा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो एक बार फिर से उसे चूमता है तो उसके अनिका के कान के पास अपना चेहरा ले जाकर धीमी आवाज में कहने लगा, अनिका, क्या तुम आज परफ्यूम से नहा कर आई हो क्या? क्योंकि तुम्हारी तो खुशबू आज मेरे रोम रोम में बसी हुई है। हाँ। तभी अनिका अचानक से अपनी आंखें खोलती है और वो रोहित की बात समझकर उसकी तरफ मुड़ गई और गुस्से में देखते हुए कहती है, क्या मिस्टर मारवा, आप कभी भी नहीं सुधर सकते?
अनिका की गुस्से भरी आंखों को देखकर अब रोहित फिर से एक मासूम बच्चे की तरह कहता है, क्या अब मैंने क्या किया? मुझे जैसा लगा मैंने वैसा कहा। तुम्हारे शरीर से अनिका परफ्यूम की बहुत ही ज्यादा महक आ रही है। अनिका रोहित की ये बात सुनकर उसे एक हल्का सा धक्का देती है, जिससे उसके हल्के से धक्के से रोहित टस से मस भी नहीं हुआ। हालांकि अगर अनिका चाहती तो अनिका जोर से भी धक्का दे सकती थी, लेकिन अनिका भी जानती थी कि उसका ये धक्का हर बार रोहित को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा देता था। इसलिए अनिका ने सिर्फ प्यार से ही एक प्यारा सा धक्का दिया था। अब रोहित झट से अनिका के हाथों को अपने हाथों में फंसाकर उसे बेडशीट समेत लॉक कर देता है और उसके हाथों को अब काटते हुए कहने लगा, नहीं अनिका, आज नहीं, आज मुझे तुम भी नहीं रोक पाओगी। इतना बोलकर रोहित अनिका की नेक को बेतहासा किस करने लगा। उसकी किस इतनी फोर्सफुली थी कि एक ही बार किस करने से अनिका की गर्दन पर लाल निशान बन जाया करता था, जिससे अनिका के मुंह से अनानास ही एक आह भर जाया करती थी। इस बार दोनों ही अनिका और रोहित दोनों ही एक दूसरे का साथ दे रहे थे और रोहित अनिका का साथ पाकर अपने आप को नहीं रोकता और आगे बढ़ने लगा। इधर अनिका को भी आज रोहित के शरीर से आ रही खुशबू बेकाबू कर रही थी। इधर रोहित का भी अनिका के बारे में यही हाल हो रहा था। तभी रोहित ने झट से अपने होठ अनिका के होठों पर रख दिए। ऐसे होते ही अनिका की सांसें एकदम से थम सी गई। उसके हाथ की मुट्ठी रोहित के टी शर्ट पर कस गई पर और अब उसने अपनी आंखें बंद करके रोहित के एहसास को महसूस करने लगी। कुछ देर बाद एक लॉन्ग किस के बाद अब अनिका को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। तभी रोहित ने उसके होठों को आज़ाद किया और फिर अनिका उसके सीने से लग गई, तेज तेज सांस लेने लगी। तभी रोहित ने भी उसे अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसे प्यार से सहलाने लगा। कहीं ना कहीं एक लंबे टाइम के बाद आज दोनों से अपना एक खूबसूरत रात को स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि दोनों की लाइफ बिजी ही इतनी होती थी कि वो इन सब चीज़ों के लिए अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते थे। आज की रात सिर्फ रोहित और अनिका एक दूसरे के लिए ही जी रहे थे, इसलिए ही शायद रोहित ने अनिका को ये स्पेस देने के लिए उसे आज यहाँ पर पूरी रात के लिए उन्होंने यहीं पर स्टे किया था। अगली सुबह जैसे ही अनिका की आंख खुलती है तो वो देखती है कि रोहित वहाँ पर उस टेंट में नहीं था। खुद को ऐसे अकेली पाकर अनिका को थोड़ा सा उसका चेहरा मायूस हो गया। फिर उसने सोचा कि शायद रोहित अंदर वॉशरूम में होगा। तभी अनिका टेंट से उठकर उस टेंट के अंदर बने वॉशरूम में गई तो उसने देखा कि वहाँ पर भी रोहित नहीं है। तब अनिका टेंट से बाहर आई। बाहर का नज़ारा देखकर अनिका के अंदर एक सुकून की लहर दौड़ गई। सुबह की ठंडी ठंडी हवा, उस पर पंछियों का शोर, नदी की बहती आवाज़ जो कानों में एक अलग सा ही सुकून घोल रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छुपती छुपाती अनिका के चेहरे को सोने की तरह एक खूबसूरत चमक दे रही थी। अनिका को वहाँ पर रोहित कहीं भी नजर नहीं आया। वो ये देखकर थोड़ी सी तो घबरा गई। तभी उसने वहाँ पर टेंट के पीछे की साइड जाकर देखना चाहा। जब अनिका टेंट के पीछे जाकर अनिका ने देखा तो रोहित वहीं पर अनिका के लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर रहा था। अनिका ने जब रोहित को ऐसे अनिका के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखा तो अनिका की आंखों में एक चमक आ गई। कहीं ना कहीं उसे रोहित के लिए प्राउड भी फील हो रहा था। तभी अनिका रोहित के पास जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर मारवा। तभी रोहित भी एक स्माइल के साथ अनिका को गुड मॉर्निंग कहता है और वो अपना काम छोड़कर सीधा आगे पहले अनिका के फोरहेड पर एक किस करता है और पूछता है, आई होप कल की रात बहुत ही अच्छी गई होगी। रोहित के मुंह से ये बात सुनकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है, क्या मिस्टर मारवा, अब भी आप फिर से वही शैतानी शुरू करना चाहते हैं? तभी अनिका कहती है, वैसे कल की रात सच में बहुत ही अच्छी थी, थैंक यू मिस्टर मारवा, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि सुबह हो चुकी है और मुझे भी लैब में कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मुझे प्रीति से मिलकर किसी केस के बारे में कुछ डिस्कस करना है, इसलिए अभी जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। अनिका की बात सुनकर रोहित भी अनिका की हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, अनिका ब्रेकफास्ट रेडी है, अब ये करके हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी वो दोनों वहाँ से ब्रेकफास्ट करके अब वो मारवा हाउस के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर सुबह का टाइम था। प्रीति भी अब तक अपनी लैब में आ चुकी थी। वो अपने वहीं पर डेली रूटीन के काम कर रही थी। प्रीति ने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग विशु को भी चेक कर लिया था और उसने सौम्या को भी अच्छे से देख लिया था कि उसने सौम्या का ब्रेकफास्ट वगैरह सब दे दिया था और साथ के साथ उसने विशु को भी देख लिया था।
प्रीति वहां पर अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी, तभी उसको किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। प्रीति जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां पर अनिका खड़ी हुई दिखाई देती है। अनिका को देखकर एकदम से प्रीति अपनी चेयर से उठ जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग दी, कैसी हैं आप? अनिका प्रीति को वहां पर देखकर कहती है, क्या बात है प्रीति, सुबह सुबह ही तुम यहाँ पर लैब में आ गई। मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी स्पेंड किया करो। तभी प्रीति ने कहा, हाँ दी, मैंने आपके कहे अनुसार मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैं अभी सुबह सुबह मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले जाकर अपना लैब का काम ही खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तभी प्रीति की बात सुनकर अनिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। कहीं ना कहीं अनिका को भी प्रीति के ऊपर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि प्रीति के काम और उसकी डेडिकेशन को देखकर अनिका कहीं ना कहीं मन ही मन में खुश हो रही थी, क्योंकि उसे प्रीति से सिर्फ एक यही उम्मीद थी। और प्रीति की डेडिकेशन को देखकर कहीं ना कहीं अनिका को भी अच्छा लग रहा था कि प्रीति के अंदर इतनी अच्छी लगन है अपने काम को कंप्लीट करने की। प्रीति और अनिका ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि पीछे से निखिल और भूमिका भी वहां पर लैब में ही आ गए थे। निखिल और भूमिका भी आकर अनिका से वहीं पर मिलते हैं और वो गुड मॉर्निंग कहकर अनिका को ग्रीट करते हैं। अनिका भी उन दोनों को गुड मॉर्निंग करती है। आज अनिका के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जिसे भूमिका अच्छे से देख पा रही थी। तभी भूमिका अनिका को चिढ़ाते हुए कहती है, क्या बात है अनिका, आज तो कुछ ज्यादा ही तुम्हारा चेहरा ब्लश कर रहा है। भूमिका की ये बात सुनकर अनिका एकदम तो हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो भूमिका को क्या जवाब दे, लेकिन फिर बात को टालते हुए अनिका भूमिका से कहती है, इन सब बातों को छोड़ो और अपने अपने काम में लगो। मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि हम सब बस लैब में ही बिजी रहते हैं, इसलिए मैं आज तुम सबसे ये कहना चाहती हूँ प्रीति, अब तुम्हें भी शायद अपने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अब लैब में यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम तो नहीं है। अगर मुझे कभी तुम्हारी ज़रूरत होगी तो फिर मैं तुम्हें अपडेट दे दिया करूँगी, लेकिन तब तक जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें भी अब हॉस्पिटल जाकर अपने आगे का काम शुरू करना चाहिए। तुम्हें कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहकर भी काम करना चाहिए, क्योंकि राजलक्ष्मी की तबीयत अभी तुम्हें भी पता है वो अभी कैसे टाइम से गुजर रही है। उन्हें रेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम हॉस्पिटल जाओगी तो शायद इसे राजलक्ष्मी को के काम में भी कुछ हेल्प होगी। हालांकि राजलक्ष्मी अभी रेस्ट पर है, लेकिन राजलक्ष्मी की जगह पर जब तक उनकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक राजलक्ष्मी के काम को तुम संभालो। अनिका की यह बात सुनकर प्रीति अब हाँ में अपनी गर्दन को हिला देती है। इधर फिर अनिका भूमिका की तरफ अपना चेहरा करते हुए कहती है, भूमिका मुझे लगता है अब तक तुम्हारी लीव भी कंप्लीट हो चुकी है और अब तुम्हें भी अब स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए। वैसे तुम पिछले दिन स्पेशल डिपार्टमेंट में गई थी, क्या रहा वहाँ पर? अनिका का ये क्वेश्चन सुनकर अब भूमिका कहती है, क्या तुम भी स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रही हो? तभी अनिका भूमिका की हाँ में हाँ हिला देती है, जिसे सुनकर कहीं ना कहीं भूमिका भी काफ़ी खुश होती है और उसे चीयर अप करते हुए कहती है, वाओ, अब तो बहुत ही, फिर तो इस केस में मुझे बहुत ही मज़ा आने वाला है। भूमिका की बात सुनकर अब अनिका के फिर से कहती है, हाँ मज़ा तो आने वाला है, क्योंकि इस बार दुश्मन के छक्के हम ही छुड़ाने वाले हैं। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है अब हमें इस केस पर भी काम कर ही देना चाहिए। तभी अनिका को याद आता है कि इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को कुछ डीएनए सैंपल्स दिए थे, जिन्हें देखकर अब वो उन्हें निकालती है और वो उसे प्रीति के हाथ में देते हुए कहती है, प्रीति चेक करो इन सैंपल्स को, क्योंकि अब राजलक्ष्मी, हालांकि अगर यहाँ पर राजलक्ष्मी होती हॉस्पिटल में तो शायद ये काम थोड़ा सा इजी हो जाता, बट मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम ये गुलेरिया हाउस जाकर राजलक्ष्मी से कंफर्म कर सकती हो। मुझे इस डीएनए का पूरा प्रोसेस मुझे तुम्हारे हाथों से चाहिए। अनिका की ये बात सुनकर प्रीति उस सैंपल को कलेक्ट कर लेती है और कहती है, ओके दी, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। तभी प्रीति उन सबको बाय कहकर वहाँ से निकल जाती है। फिर अनिका निखिल की तरफ अपना फेस करते हुए कहती है, हाँ निखिल, जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें अभी लैब में ही सारा काम करना चाहिए। अनिका की बात सुनकर कहीं ना कहीं निखिल को काफ़ी ही मायूस सा फील होता है। अब वो, हालांकि वो अनिका को इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं अनिका निखिल के चेहरे की ये मासूमियत, ये परेशानी देख लेती है और वो अब उसे चीयर अप करते हुए कहती है,
घबराओ मत, हम तुम्हें भूमिका से कहीं दूर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भूमिका भी अब स्पेशल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाली है। इस केस में कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत होगी, इसलिए तुम यहाँ पर लैब में रहकर ज़्यादातर टाइम तुम लैब में संभालो। लेकिन ये नहीं है कि तुम स्पेशल डिपार्टमेंट में हमारी मदद नहीं कर सकते हो। जब हमें तुम्हारी मदद होगी तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अनिका की ये बात सुनकर कहीं ना कहीं अभी निखिल के दिल को भी एक सुकून महसूस होता था, क्योंकि जैसे ही अनिका ने निखिल को ये कहा था कि तुम्हें अब लैब में ही रहना है, तो निखिल की ये उम्मीद टूट गई थी कि अब वो भूमिका के साथ नहीं रह सकता। और निखिल यहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहता था, क्योंकि निखिल भी भूमिका के इस नए केस में भूमिका का साथ देना चाहता था। अनिका की ये बात सुनकर अब उसके भी फेस पर एक स्माइल आ जाती है, और फिर भूमिका और निखिल दोनों ही अनिका को बाय करते हैं और वो भी वहाँ से निकल जाते हैं।